हेलो एवरीवन, मैं अजय कुमार अजीत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पावरफुल स्टडी आईक्यू में। आप सभी ने देख लिया होगा थंबनेल में कि आज हम बात करने जा रहे हैं मानव प्रतिरक्षा एवं रोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के बारे में। हम हर क्वेश्चन की डिटेलिंग के साथ में चर्चा करेंगे जिससे आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की, वहां से प्राप्त हो जाएगी। पूरी कंप्लीट डिटेलिंग के साथ में आपको पीडीएफ उपलब्ध होगी। आइए बात करते हैं हम इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी। तो ये टॉपिक है मानव प्रतिरक्षा एवं रोग का, जिसे इंग्लिश में कहेंगे ह्यूमन इम्यूनिटी एंड डिजीज़। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पसीने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो पसीने में एंजाइम पाया जाता है वो पाया जाता है दोस्तों लाइसोजाइम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लाइसोजाइम एंजाइम पसीने में पाया जाता है। बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की। पसीने में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है जो अनेक जीवाणुओं की कोशिका भित्ति का लयन कर देता है। यही एंजाइम जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो एंजाइम हमारी आँख, नाक, जीभ की लार में होता है, जिससे जीवाणु हमारे अंगों में प्रवेश करके आक्रमण नहीं कर सकते हैं। अर्थात जब हमारी आँख, नाक या जीभ में कोई बाहरी जीवाणु प्रवेश करता है तो ये लाइसोजाइम एंजाइम उसे नष्ट कर देता है, जिससे हमारे शरीर को या अंगों को उससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, ऐसी प्रतिरक्षी कोशिकाएं जो लाल अस्थि मज्जा में बनकर थाइमस में चली जाती हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा। ऐसी प्रतिरक्षी कोशिकाएं जो लाल अस्थि मज्जा में अर्थात रेड बोन मेरो में बनके थाइमस में चली जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन कोशिकाओं को कहा जाता है टी कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो टी कोशिकाएं होती हैं वो लाल अस्थि मज्जा में बनकर के थाइमस में चली जाती हैं। बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन की, तो लाल अस्थि मज्जा में बनने के बाद वहीं रह जाने वाली कोशिकाएं बी कोशिकाएं कहलाती हैं तथा जो थाइमस में चली जाती हैं उन्हें टी कोशिकाएं कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जो लाल अस्थि मज्जा में बनने के बाद में जो कोशिकाएं लाल अस्थि मज्जा में ही रह जाती हैं वो तो बी कोशिकाएं कहलाती हैं तथा जो थाइमस में चली जाती हैं वो टी कोशिकाएं कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों, टी कोशिकाएं जो लाल अस्थि मज्जा में बनकर के थाइमस में चली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रतिरक्षा के कोशिकावाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जो प्रतिरक्षा के कोशिकावाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो थे मेसनिकोव। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मेसनिकोव प्रतिरक्षा के कोशिकावाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन की, तो जो मेसनिकोव वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतिरक्षा के कोशिकावाद सिद्धांत को दिया था, उन्होंने सन 1884 में कोशिकावाद सिद्धांत दिया तथा उन्होंने पाया कि भक्षण कोशिकाएं संक्रमण करने वाली कोशिकाओं का भक्षण करती हैं। जो भक्षण कोशिकाएं होती हैं वो उन कोशिकाओं का भक्षण करती हैं जो संक्रमण करने वाली होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हैजा निम्न में से किसके कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। दोस्तों जो जीवाणु होता है उसके कारण हैजा जो रोग है वो होता है। बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन की, तो जो हैजा रोग है पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस जीवाणु से होता है, तो जो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु होता है उससे ये हैजा नामक रोग होता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो फैलता किससे है, तो यह है जल, खाद्य पदार्थों तथा मक्खियों द्वारा तेजी से फैलता है। उल्टी एवं दस्त इस रोग के विशिष्ट लक्षण होते हैं। जो हैजा रोग होता है इसमें उल्टी एवं दस्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस रोग में जीवाणु बच्चों की श्वास नली में एक झिल्ली बनाकर अवरोध उत्पन्न करते हैं? पूछा गया है कि वह कौन सा रोग है जिसमें बच्चों की श्वास नली में एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है, एक झिल्ली बन जाती है जिससे बच्चों को श्वास लेने में कठिनाई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डिप्थीरिया जो रोग होता है वो बच्चों में श्वास नली में एक झिल्ली बनाता है और उससे अवरोध उत्पन्न होता है। बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन की, तो कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई जीवाणु गले में एक सफ़ेद झिल्ली बनाकर
श्वास नलिका को अवरुद्ध कर देता है, जिससे श्वास लेने में कठिनाई होती है। पूछा जा सकता है कि जो डिप्थीरियाई रोग होता है वो किस जीवाणु से होता है, तो सही आंसर होगा दोस्तों कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई जीवाणु से। तथा दोस्तों ये जो कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई है वो हृदय व मस्तिष्क को क्षतिग्रस्त करता है। डिप्थीरियाई में बच्चों को डीटीपी का टीका लगवाना चाहिए। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिप्थीरिया रोग में कौन सा टीका लगाया जाता है, तो डीटीपी का, जो इन्हें डिप्थीरिया, टी से टिटनेस और कुकर खांसी से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस रोग को यक्ष्मा या काक रोग कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा रोग है निम्न में से जिसे यक्ष्मा या काक रोग भी कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्षय रोग जो होता है उसे यक्ष्मा या काक रोग भी कहते हैं। बात करें इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की, क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। पहला क्वेश्चन तो यह बनता है कि यह जो क्षय रोग होता है वो किससे होता है, जीवाणु, विषाणु या कवक, कुछ भी आपको ऑप्शन में देगा, तो सही आंसर होगा जीवाणु से। फिर पूछा जाए कि कौन से जीवाणु से, तो वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसकी वजह से क्षय रोग या काक रोग होता है। इस रोग को यक्ष्मा या काक रोग भी कहते हैं। यह जीवाणु मुंह से थूकने या चूमने से प्रसारित होता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7, टाइफाइड को कहा जाता है। पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि टाइफाइड को निम्न में से क्या कहा जाता है, कि किस अन्य नाम से भी इसे जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोतीझरा, मियादी बुखार, आंतकी बुखार और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो टाइफाइड होता है वो उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता है, मोतीझरा, मियादी बुखार और आंतकी बुखार, इन नामों से टाइफाइड को जाना जाता है। आइए जान लेते हैं टाइफाइड रोग के बारे में। टाइफाइड रोग होता है वो साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में रोगी को तेज बुखार रहता है, सिर दर्द बना रहता है तथा शरीर पर लाल लाल दाने निकल आते हैं। बाद में आंतों में अल्सर हो जाता है। टाइफाइड के उपचार हेतु क्लोरोमाइसिटिन वर्ग की एंटीबायोटिक दवा लेनी चाहिए। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइफाइड रोग के उपचार में किस वर्ग की एंटीबायोटिक दवा काम में ली जाती है, तो वो वर्ग है क्लोरोमाइसिटिन वर्ग, जिसकी एंटीबायोटिक दवा काम में ली जाती है। इस रोग के बचाव के लिए शिशुओं को टीएबी का टीका लगवाना चाहिए। दोस्तों टाइफाइड में टीएबी का टीका लगवाया जाता है, जबकि डिप्थीरिया में डीटीपी का टीका लगवाया जाता है। एक बार हम देख लेते हैं जो भी जीवाणु जनित रोग हैं उन सभी के बारे में। जो भी जितने भी जीवाणु जनित रोग हैं उन सभी के नाम हम देख लेते हैं, जिससे आपको किसी भी एग्जाम में यदि जीवाणु से संबंधित जो रोग होता है उसका नाम पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जीवाणु जनित रोग में है कोड, प्लेग, निमोनिया, गोनेरिया, टिटेनस, हैजा, डिप्थीरिया, क्षय रोग, टाइफाइड, काली खांसी, सिफिलिस, सूजांक आदि। ये जो रोग हैं वो जीवाणु जनित रोग हैं। ये सभी रोग जीवाणु के कारण होते हैं। एक बार फिर से हम इनके नाम देख लेते हैं, कोड, प्लेग, निमोनिया, गोनेरिया, टिटेनस, हैजा, डिप्थीरिया, क्षय रोग, टाइफाइड, काली खांसी, सिफिलिस और सूजांक। आपको मोस्टली ये नाम ध्यान रखने हैं। बहुत बार एग्जाम्स में एक शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, परंतु बहुत बार एग्जाम्स में लोग गलत कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटेनस रोग फैलता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो होता है उसकी वजह से टिटेनस रोग फैलता है। बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन की, टिटेनस रोग क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में गर्दन, चेहरे तथा जबड़े की मांसपेशियों में पक्षाघात हो जाता है, वह शरीर अकड़ जाता है। टिटेनस में एटीएस का टीका लगवाना चाहिए। किस रोग में कौन सा टीका लगवाना चाहिए, इनसे भी रिलेटेड बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से याद रखना है। टिटेनस में एटीएस का टीका लगवाना चाहिए। बच्चों में डीपीटी का टीका लगवाने से भी इस रोग से रक्षा होती है। टिटेनस को धनु स्तंभ या धनुष टंकार भी कहते हैं। यह अत्यंत कष्टदायक रोग होता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9,
प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम किस रोग का परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम जो है वो मलेरिया रोग का परजीवी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम मलेरिया रोग का परजीवी है। बात करें इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की, तो प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियां होती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनमें से जो प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम है वो उसके द्वारा होने वाला दुर्गंध सबसे गंभीर होता है, अर्थात जो प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम है यह बहुत गंभीर होता है इससे होने वाला रोग। बात करें नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायरिया रोग। जो पायरिया रोग होता है वो प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। आइए जान लेते हैं इस क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में। प्रोटोजोआ जनित रोगों के नाम एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि प्रोटोजोआ जनित रोग, विषाणु जनित रोग और जीवाणु जनित रोग, इन तीनों में से कोई भी रोग दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह किसके द्वारा जनित होता है, तो आपको ध्यान में रखना है जो प्रोटोजोआ जनित रोग है वो है मलेरिया, कालाजार, पायरिया, सोने की बीमारी व अमीबियासिस। ये सभी प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कृमि जनित रोग है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइलेरियासिस। जो फाइलेरियासिस रोग है वो कृमि जनित रोग होता है। बात करें इस क्वेश्चन की, तो जो भी कृमि जनित रोग होते हैं वो हैं फाइलेरियासिस, टीनियासिस और एस्केरियासिस। ये तीनों रोग ही कृमि जनित रोग हैं। आपको मोस्टली ध्यान रखना है कृमि जनित रोगों के नामों को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, उसके पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, आपके डाउट का सोल्यूशन किया जाएगा। अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस चैनल के माध्यम से जोड़िएगा और आने वाले एग्जाम्स में एक बड़ा प्रॉफिट प्राप्त कीजिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, निम्नलिखित में से वायरस जनित रोग है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है छोटी माता, बी एड्स, सी रेबीज और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वायरस जनित रोग हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि छोटी माता, एड्स और रेबीज ये सभी वायरस जनित रोग होते हैं। बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन की, तो जितने भी वायरस जनित रोग हैं उनके नाम हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन दिया जाता है उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 3 ऑप्शन डिफरेंट होंगे, उनमें से एक होगा जो वायरस जनित रोग होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिएगा जितने भी वायरस जनित रोग हैं उन सभी के नाम। पहला है छोटी माता, दूसरे नंबर है एड्स, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, खसरा, चेचक, गलसुआ, जननांग हर्पिस, जेनाइटल हर्पिस, हेपेटाइटिस, पोलियो और ट्रेकोमा। ये जितने भी 12 रोग हैं ये वायरस जनित रोग हैं, विषाणु जनित रोग हैं। इनका नाम आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करके बार बार इस वीडियो की PDF से भी पढ़ सकते हैं आप इन्हें कंठस्थ याद कर लीजिएगा। इस वीडियो की जो भी PDF है उससे, या आप दोबारा भी इस वीडियो को देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाके आप अन्य वीडियोज भी जिनसे में साइंस के, स्टैटिक, जीके के और करंट अफेयर्स के हैं वो भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कवक जनित रोग है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खाज। जो खाज रोग है दोस्तों वो कवक जनित रोग होता है। बात करें सभी कवक जनित रोगों के नामों की, तो जो खाज है इसके भी जिसे कहा जाता है, दूसरे नंबर पर है दाद जिसे रिंगवर्म कहा जाता है, और तीसरा है एथलीट फुट। ये तीनों ही दोस्तों कवक जनित रोग हैं। ध्यान रखिएगा इन सभी के नाम। क्वेश्चन नंबर 14, उस कैंसर का नाम बताइए जो त्वचा या ऊतकों में शुरू होता है और अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिएगा।
पूछा गया है उस कैंसर का नाम जो त्वचा या ऊतकों से तो शुरू होता है और अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कार्सिनोमा। जो कार्सिनोमा कैंसर होता है दोस्तों, ये त्वचा एवं ऊतकों से शुरू होता है और अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन की। इसमें हम जितने भी प्रकार के कैंसर होते हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। तो आइए जान लेते हैं। कार्सिनोमा एक ऐसा कैंसर है जो त्वचा या ऊतकों में शुरू होता है और अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका उदाहरण है जो कार्सिनोमा कैंसर है वो है स्तन कैंसर, क्योंकि ये त्वचा और ऊतकों से तो शुरू होता है जबकि अन्य अंगों को प्रभावित करता है। रक्त कैंसर को दोस्तों ल्यूकेमिया कहा जाता है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि रक्त कैंसर को किस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकेमिया। दोस्तों फेफड़े का कैंसर होता है वो दुनिया में सबसे आम अर्थात नॉर्मल कैंसर है जिससे सबसे ज़्यादा पुरुषों की मृत्यु होती है। फेफड़ों के कैंसर के द्वारा सबसे ज़्यादा पुरुषों की मृत्यु होती है। नेक्स्ट है दोस्तों स्तन कैंसर। स्तन कैंसर दुनिया में सबसे आम वह कैंसर है जिसके कारण सबसे ज़्यादा महिलाओं की मृत्यु होती है, क्योंकि महिलाओं में सबसे ज़्यादा स्तन कैंसर के जो रोगी हैं वो देखे गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लिवर कैंसर। लिवर कैंसर को द साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। साइलेंट किलर नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें कोई प्रारंभिक संकेत या कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं और धीरे धीरे जब इसका पता नहीं चल पाता तो इंसान में एक बड़ी मात्रा में ग्रोथ कर जाता है और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसे द साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इसका कोई लक्षण दिखाई देता ही नहीं है प्रारंभिक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था हम सभी प्रकार के कैंसर्स के बारे में जानेंगे, तो आप देख लीजिएगा मेसोथेलियोमा। मेसोथेलियोमा के नाम से जाना जाने वाला एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर तेजी से और बेकाबू तरीके से बढ़ता है और यह तब बनता है जब छाती और पेट को ढकने वाली एक पतली झिल्ली तेजी से गुणा या वृद्धि करना शुरू कर देती है। दोस्तों मेसोथेलियोमा जो कैंसर होता है वो छाती और पेट को ढकने वाली जो पतली झिल्ली होती है जब वो तेजी से वृद्धि करने लगती है तब ये शुरू होता है ये कैंसर। बात करें नेक्स्ट कैंसर की तो वो है सार्कोमास कैंसर। सार्कोमास कैंसर संयोजी ऊतकों, उपास्थ्यों एवं पेशियों में होता है, जैसे कि अस्थि कैंसर एवं त्वचा कैंसर। अस्थि कैंसर एवं त्वचा कैंसर पूछा जा सकता है कि कौन से कैंसर के उदाहरण हैं, तो सार्कोमास कैंसर के। नेक्स्ट है कैंसर के लिए सर्जरी, कीमोथेरेपी और विकिरण चिकित्सा सबसे आम प्रचलित उपचार माने जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैंसर के उपचार के लिए कौन सी विधि या कौन सा उपाय अपनाया जाता है, तो या तो सर्जरी या कीमोथेरेपी और विकिरण चिकित्सा के द्वारा कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। कीमोथेरेपी में दवाओं की मदद से विषाक्त कोशिकाओं को तेजी से विभाजित करने वाली कैंसर की कोशिकाओं को मार दिया जाता है। कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है दोस्तों, दवाएं दी जाती हैं जिनकी मदद से जो विषाक्त कोशिकाएं होती हैं, विषाक्त कोशिकाओं को तेज़ी से विभाजित करने वाली कैंसर की कोशिकाओं को मार दिया जाता है। दोस्तों कैंसर के उपचार के लिए रेडियोधर्मी कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें गामा किरणें निकलती हैं। जो कोबाल्ट 60 होता है उसमें गामा किरणें निकलती हैं जिनकी भेदन क्षमता अधिक होती है, जिससे उन कैंसर कोशिकाओं को मार दिया जाता है। कैंसर के उपचार में काम आने वाली प्रमुख औषधियाँ हैं, इन दोनों के नाम भी कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वो ये दोनों जो औषधियाँ हैं वो हैं सिस्प्लाटिन और टैक्सोल। ये दोनों ही कोशिकाएं कैंसर के उपचार में काम आने वाली प्रमुख औषधियाँ हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, इटाई इटाई रोग किससे होता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम से। आपने नाम तो सुना ही होगा, इताई इताई रोग किससे होता है, तो इताई इताई रोग कैडमियम से होता है। आइए जान लेते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा हम अन्य रोगों के बारे में भी जानेंगे कि किस तत्व की वजह से कौन सा रोग होता है। इताई इताई बीमारी कैडमियम प्रदूषण से होती है। यदि कैडमियम किसी प्रकार से शरीर के सुरक्षा स्तर में अधिक पहुंच जाता है, अर्थात शरीर का जो सुरक्षा स्तर होता है उसमें कैडमियम अधिक मात्रा में या अधिकता में पहुंच जाता है, तो यह बीमारी उत्पन्न होती है। यह अस्थियों तथा जोड़ों की दर्दनाक बीमारी है। बात करें जो अलग रोग हैं उन सभी की, तो जो ब्लैक फुट रोग होता है,
यह रोग आर्सेनिक के लगातार संपर्क से होता है। जो भी आर्सेनिक के लगातार संपर्क में रहते हैं उन्हें ब्लैक फुट रोग हो जाता है तथा इससे त्वचा तथा फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट डिजीज़ है, डिजीज़ मीन्स रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी है वो पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा की अधिकता होने से होती है। नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने पर यह हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करके असक्रिय मिथमोग्लोबिन बना लेता है और शरीर में ऑक्सीजन संचरण को अवरुद्ध कर देता है। और आपको तो पता ही होगा, जब शरीर में ऑक्सीजन संचरण अवरुद्ध होगा तो शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। नेक्स्ट है मीनामाता रोग। मीनामाता रोग शरीर में पारे की अधिकता के कारण होता है। ये भी रोग जो है इसके बारे में भी पूछा गया है कि यह रोग किसकी वजह से होता है, तो ये पारे की वजह से होता है। पारे का जो वो होता है सिग्नल वो होता है Hg। पारे की अधिकता जब हो जाती है तो मीनामाता रोग होता है। प्रारंभ में यह रोग बीमारी जो है वो जापान की मीनामाता खाड़ी से Hg संक्रमित मछलियों का मांस खाने से हुई थी। इससे शरीर के अंग, होठ तथा जीभ काम करना बंद कर देते हैं। साथ ही बहरापन, आंखों का धुंधलापन तथा मानसिक असंतुलन भी उत्पन्न हो जाता है। आप जो ये लिंक दी गई है नीचे, इन लिंक पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, इंस्टाग्राम चैनल से, व्हाट्सएप ग्रुप से और यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आप इस वीडियो की PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आप सभी को ये लिंक उपलब्ध हो जाएंगी। तो आप वहाँ से इन सोशल साइट से हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और अन्य एग्जाम्स की जो जानकारियाँ हैं वो भी प्राप्त होंगी। कौन सी एग्जाम कब लगेंगी, इन सभी के वीडियोज़ भी टाइम टाइम पर आपको उपलब्ध होंगे और करंट अफेयर्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस के वीडियो बनाए गए हैं वो भी आप देख सकते हैं। स्टैटिक जीके भी इस चैनल पर पढ़ाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा।